नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज करते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी है। दिखाएंगे आपको कोर्ट के इस फैसले पर सियासी पारा कैसे हाई हो चला है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग क्यों हो रही है। आपको यह भी बताएंगे कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर क्यों सियासी उबाल मचा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का झारखंड में कैसे पर्दाफाश होगा, यह खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार भी किया। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका को सुनने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल की अब जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गदगद हेमंत सोरेन ने कहा कि अब साफ हो गया कि उनके ऊपर सारे आरोप निराधार हैं और विपक्ष ने जो उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश की थी वो भी नाकाम हो गया है। जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद करने का एन केन प्रकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित होती हैं। हेमंत सोरेन के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से चुनावी साल में जेएमएम को एनर्जी बूस्टर मिल चुका है। अब सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी विपक्ष पर पलटवार कर रही हैं और पूछ रही हैं कि जेल में कटे हेमंत सोरेन के 5 महीने कौन लौटाएगा। सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस लाएंगे। हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय सिन्हा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। अब सीएम हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को दखल देने से इनकार कर दिया है। ईडी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। जेएमएम और कांग्रेस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ईडी के शिकायत को खारिज किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है और पूरे झारखंड वासियों सहित पूरे देश के लोग इस फैसले से खुश हैं। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी उससे स्पष्ट हो गया था कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत थी। मैं सर्वोच्च न्यायालय को मैं स्वागत करता हूं। उनका जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। हर आदमी का उम्मीद आता है कि दूध के दूध, पानी के पानी न्याय मिले। बहुत जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है निश्चित रूप से हम सब लोग सम्मान करते हैं और अच्छी बात है। सच्चाई है, कुछ दिन के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो आखिर सामने आ ही जाती है। इसलिए जो भी मंशा रहा हो लोगों का परेशान करने का या इस राज्य को अस्थिर करने का, उस मंशा में वो लोग कामयाब नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट जब उसमें क्लीन चिट दे दिया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम लोग सम्मान करते हैं। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। संसद में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ में आदिवासी छात्रों की पुलिस पिटाई का मुद्दा उठाया। इसमें 11 छात्र घायल हो गए थे। इस मामले को उठाते हुए उन्होंने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उनकी जो आदिवासी की सीट है वो बांग्लादेशी जो है लेके जा रहे हैं। मैंने
बांग्लादेशी बोलने में भी समस्या है। मैंने मुसलमान हिंदू तो नहीं बोला, ये हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। और यहां ओवैसी साहब से लेकर सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं, उनको सोचने का सवाल है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी लेके जाएंगे। मैं ये केवल ये कहना चाह रहा हूं कि वो लड़के आंदोलन करना चाह रहे थे और उन लड़कों के हॉस्टल के अंदर पाकुड़ में परसों 27 तारीख को पुलिस ने घुसकर बर्बरतापूर्ण तरीके से उन आदिवासी लड़कों को पीटा। 2 लड़के मरणासन्न हैं, शायद उनकी मौत हो जाएगी। 11 आदमी ऐसे हैं जिनको कि बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है और शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इसको संज्ञान लिया है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह है कि ये राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है और इसके लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाई। निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो जेएमएम और कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है निशिकांत दुबे की ओर से। निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, जिसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो झारखंड में लगेगा राष्ट्रपति शासन, यह बड़ा सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 11 छात्रों की पिटाई का मामला और उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला लगातार उठ रहा है, उसको लेकर संसद तक मामला चला गया। निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। कि सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन लोगों ने आदिवासियों का दमन किया, शोषण किया, कितना अत्याचार आदिवासियों पर हुआ है, इनके लोगों ने ही किया है। निशिकांत दुबे जिस पार्टी में है, मणिपुर कहाँ है, कोई विदेश में तो है नहीं, इसी भारत का अंग है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिए लोग। कैसी मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग हैं। आज भी आदिवासियों का विषय इनके लिए प्राथमिकता सूची में नहीं है। किसानों के ऊपर गोली चल रही थी, किसानों के रास्ते पे कीलें गाड़ी जा रही थी, देश की बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार करने का काम किया, दुराचार करने का काम किया। उस वक्त निशिकांत दुबे कहां थे? उस वक्त निशिकांत दुबे को क्यों नहीं याद आई कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भंग कर देना चाहिए? और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। हंगामे के बीच में सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की शुरुआत से पहले सदन के बाहर भी खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। तो विपक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर सरकार की खिंचवाई की। कल इनको भी झारखंड की आवाम की आवाज, इनको दर्द पता चलेगा। संताल परगना के अंदर जो डेमोग्राफी बदल रही है, जल जंगल जमीन पर जिस प्रकार से घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं, हमारे आर्थिक संसाधनों पर पूरे झारखंड में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं। वो सत्ता से बेदखल है, सत्ता की तड़प उनकी इतनी है कि यह जो संघर्ष से झारखंड मिला है, लंबे संघर्ष के बाद, इस झारखंड के बारे में भी वो नहीं सोचते और इस कारण से एक प्रस्ताव लाना चाहता है कि भाई संतालपना अलग हो जाए, छोटा नागपुर अलग हो जाए। हम लोगों ने जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पे इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार पेश करे राज्य सरकार को थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, कोई ट्विटर में डाल के, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाल के, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के नहीं, प्रॉपर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के तहत होम मिनिस्ट्री का, भारत के होम मिनिस्ट्री का कम्युनिकेशन यहाँ आना चाहिए। बिहारी को घुसपैठिया कैसे हो सकता है? हमारी पार्टी के जो विधायिका हैं वो आउट हो गई थी। लगातार आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, और गाली देने वाला कौन?
जो बिहार से आकर यहाँ सांसद बन बैठे हैं, विधायक बन बैठे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब एक हैं, बिहारी भी एक है, झारखंडी भी एक है। अब बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अपने क्षेत्र से बड़ी संख्या में विस्थापितों को लेकर विधानसभा पहुंच गए और इन सभी की मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कराई। विस्थापितों और विधायक अंबा प्रसाद की शिकायत है कि बड़कागांव में केरेडारी के जोरदाग में एनटीपीसी का काम चल रहा है, जिसके लिए अवैध रूप से लोगों की जमीन लेकर बिना मुआवजा दिए उस पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने जबरन जमीन अधिग्रहण का विरोध किया तो एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से झूठा केस किया जा रहा है। अधिग्रहण से बाहर जमीन, जो अधिग्रहण है सो तो ले ही लिया, लेकिन अधिग्रहण से जो बाहर जमीन है उसमें बाजबरन रोड बना दिया। अगर कोई रोकने जाता है तो केस करता है। 12 बजे रात को भी प्रशासन उठा लेती है और उस पर भी कुछ दबाव डालते हैं, तो हम लोग के 4-5 केस हो चुका है। तो उसमें बिना मुआवजा दिए रोड बना दिया जा रहा है एनटीपीसी की तरफ से और केस कर दिया जा रहा है विरोध करने पे। दलालों के माध्यम से वहाँ पे काम कराया जा रहा है और सभी रैयतों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो मतलब ये लोग जो केंद्र सरकार से संबंधित जो कंपनियां आती है, पहले इस तरह का मनमानी देखने को नहीं मिलता था, जो दिन पर प्रतिदिन बढ़ने लगा है। रांची के शहीद जवान प्रकाश गोप की पत्नी बेबी देवी मुआवजा और नौकरी की गुहार लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली। इस मौके पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी की पूरी मदद करने की भरोसा दिया है। आईटीबीपी के जवान प्रकाश गोप भारत चीन बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान 2023 में शहीद हो गए थे। तब से उनकी पत्नी नौकरी और मदद की गुहार लगा रही हैं। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। विधानसभा में आज पहुंची हैं बेबी देवी। बेबी देवी की पहचान यह है कि यह शहीद प्रकाश कुमार गोप की धर्मपत्नी है और प्रकाश कुमार गोप जो है इंडो तिब्बत चाइना में जो कसर बॉर्डर पर तैनात थे और अगस्त 2023 में शहीद हुए थे। बड़ा बेटा है वो 4 क्लास में है, बेटी है अभी नर्सरी में। दोनों बच्चे मेरे ऑक्सफोर्ड स्कूल जाते हैं। तो जिस हिसाब से अभी वहाँ पे चल रहा है, काफी महंगा भी है स्कूल, हम बच्चे लोग का फीस भी हम देने में असमर्थ है। तो हम झारखंड सरकार से मेरा यही कहना था कि कम से कम बच्चों लोग का फीस भी माफ हो जाए कुछ %। अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नौकरी वोकरी भी नहीं मिला है। तो हम झारखंड सरकार से मेरा यही कहना था कि हम बच्चे को भी देखें, बच्चे को देखते हुए हम यहाँ पर रह के एक छोटा सा कुछ भी अगर हमको नौकरी अगर मिल जाता है, सरकारी नौकरी, तो हम बच्चे। अभी तक आपने आवेदन दिया हो? यस सर, हम अभी आवेदन भी दे चुके हैं और अभी तो चल रहा है। आज हम सर से मेरा मिलने का मौका मिला। बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है। एक पेट्रोल पंप के लिए भी आग्रह किया गया है, कुछ मुआवजा भी कुछ इसको उपलब्ध कराया जाए और झारखंड सरकार में इसको, चूंकि इसके बच्चे छोटे छोटे, इनके परवरिश करने माँ बाप भी नहीं हैं, इनके अपना ससुर जी हैं केवल, बाकी इनके अपने जो हैं कोई परिवार का सदस्य भी नहीं है। तो इनको राज्य सरकार में ही कहीं उनको नौकरी मिल जाए। वैसे तमाम लोग जो सरकार से अपनी कुछ दरख्वास्त लेकर आते हैं, वैसे लोग पहुंचते भी हैं और बेबी देवी के संबंध में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और जाहिर है कि अब उम्मीद भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस संज्ञान को प्राथमिकता की सूची में रखेंगे और जल्द ही इनकी मांग भी स्वीकार कर ली जाएगी। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बिहार से लॉरेंस गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद झारखंड एटीएस लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का होगा पर्दाफाश, गुर्गे खोलेंगे गैंग की गांठ। राजस्थान से लेकर झारखंड तक एटीएस का शिकंजा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर देश भर में अपराध का नेटवर्क चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड में जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस ने पूरी तैयारी कर ली है, ताकि इस गैंग का न सिर्फ पर्दाफाश किया जा सके बल्कि खात्मा भी हो। कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी बिहार से की गई थी, जबकि एक गुर्गे को राजस्थान से दबोचा गया था, जिनके पास से हाईटेक हथियार बरामद हुए थे। इन हथियारों से ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
एटीएस के शिकंजे में फंसे इन गुर्गों ने पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मदद मिलेगी। इन गुर्गों ने बताया कि जो हथियार एटीएस ने बरामद किए हैं वो अमन साहू गैंग को सप्लाई करने वाले थे। एक तरफ लॉरेंस देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में से एक है जिस पर ना जाने कितनी हत्याओं का आरोप है, तो दूसरी तरफ झारखंड की जेल में बंद अमन साहू 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और आज उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नशे के काले कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए रांची पुलिस अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। NAFIS सॉफ्टवेयर अपराधियों का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। दरअसल देश भर के सभी राज्यों में फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो का सेंट्रलाइज कर NAFIS सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। इसके जरिए वो भी अपराधी गिरफ्तार होते हैं जिनका फिंगरप्रिंट, आई स्कैन, बायोमेट्रिक को किया जाता है और उनके साथ ही उस डेटा को NAFIS ऐप में डाल दिया जाता है, जिससे देश भर की पुलिस को अपराधी की गिरफ्तारी की जानकारी मिल जाती है। इससे अपराधियों की कुंडली और अपराध के पैटर्न का लिंक जुड़ने से पुलिस के लिए अनुशंसा आसान हो जाती है। होता है उसका फिंगरप्रिंट जब हम लेते हैं और डेटाबेस में जब उसको डालते हैं, यदि वो किसी देश के किसी भी कोने में कभी भी गिरफ्तार हुआ है पिछले 3 साल में, तो उसका वो केस हमारे सामने आ जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये जिसको कहते हैं कि लिंकिंग द डॉट्स, जो मतलब जैसे जो आपराधिक शैलियाँ जो छिटपुट घटनाएं पूरे देश में घट रही थी। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि कोई एक टेररिस्ट है, वो कलकत्ता के जेल में बंद था और वो उसकी खोज महाराष्ट्र में हो रही थी, तो महाराष्ट्र को मालूम नहीं है कि कलकत्ता में बंद है, तो अब वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज जैसे ही वो बंदा अरेस्ट होगा उसका फिंगरप्रिंट डेटाबेस में आ जाएगा और जैसे ही उसका फिंगरप्रिंट डेटाबेस में आ जाएगा तो महाराष्ट्र पुलिस को, पंजाब पुलिस को, झारखंड पुलिस को, सबको उसकी जानकारी हो जाएगी। और ईडी की एक टीम गढ़वा पहुंची। गढ़वा में ईडी की टीम ने हृदयानंद तिवारी के घर और कोर्ट परिसर की दीवार पर नोटिस चस्पा किया है। ईडी की टीम के गढ़वा पहुंचने से हड़कंप मच गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक हृदयानंद तिवारी गढ़वा का रहने वाला है। उसे कई बार ईडी दफ्तर बुलाया गया लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि हृदयानंद तिवारी रांची में गिरफ्तार पूर्व चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंट का स्टाफ है। उस पर बीरेंद्र राम के काले धन की हेराफेरी करने का आरोप है। ईडी की टीम ने जिला समरणालय के गेट तक पहुंचकर मुआयना किया। इससे पहले ईडी की टीम आधे घंटे तक गढ़वा सदर थाने में भी रुकी थी। और झारखंड के पूर्व मंत्री और जनता मजदूर संघ के महामंत्री बच्चा सिंह का निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और SJAS सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को दोपहर करीब 12:45 पर हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दौरान झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद रहा। बच्चा सिंह के निधन से पूरे कोयलांचल में शोक की लहर है। झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार में बच्चा सिंह नगर विकास मंत्री बने थे, तब वे झरिया से विधायक चुने गए थे। जमशेदपुर के टाटा नगर से यात्रियों को 3 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। टाटा से पटना, टाटा से पुरी और टाटा से जयनगर के लिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द शुरू होने जा रही हैं। रेलवे विभाग ने 15 अगस्त से पहले तीनों ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। वंदे भारत यहाँ से खुलने वाली है। ये पटना जाने में हमें बहुत आराम और सुविधाजनक मिलेगी, यात्रा होगी हमारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी। पूरी की पहले वेटिंग में टिकट था, अब जैसे खुलेगी तो वेटिंग में टिकट अब हम लोग आराम मिलेगा इसमें जाने में। अब वेटिंग में हम लोग समस्या दूर हो जाएगी। ट्रेन जितना ज्यादा हो उतना लोगों को सुविधा है। अगर जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रहा है, ट्रेन का संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन साधारण लोगों के लिए भी सुविधा हो। ये नहीं सिर्फ ऐसी ट्रेन हो जिसमें गरीब लोग जा सके। और बधाई हो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब को, इसमें बहुत ही सुविधा होगा आम जनता को। पटना जाना और क्या जाना है, रांची, ये बहुत बढ़िया कदम है।
रेलवे विभाग द्वारा जमशेदपुर वासियों को 3 बड़ी ट्रेनें की सौगात मिलने जा रही है, जो कि 15 अगस्त से पहले ही इन ट्रेनों की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात कि जमशेदपुर शहर से टाटा नगर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो जमशेदपुर के टाटा नगर से पटना के लिए, और दूसरी ट्रेन टाटा नगर से पुरी, और तीसरी टाटा नगर से जयपुर के लिए ये ट्रेन की शुरुआत होगी। और तस्वीर देख सकते हैं, रेलवे विभाग पूरी तरह से तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहा है और लगातार यात्रियों को साफ तौर पर कहना है कि जो परेशानी होती थी उससे निजात मिलेगा। और जमशेदपुर शहर के अब लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो और जो लोगों को यात्रियों की परेशानी होती थी उस परेशानी से निजात मिले। साथ ही साथ यात्रियों का रेलवे विभाग और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई देते नहीं थक रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गढ़वा के कई क्षेत्रों में इन दिनों जंगली हाथियों का बसेरा बना हुआ है। लगभग 300 की संख्या में जंगली हाथियों ने कई गांवों में डेरा जमा दिया। पिछले 72 घंटे में जंगली हाथियों ने 2 महिलाओं को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और लगभग 6 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले हफ्ते में हुआ है, 2 मौत हुआ है 2 औरतों का। खुर्री गांव में हुआ है और बिलेतीकेर गांव में हुआ है। उस होने का रिपोर्ट हमको प्राप्त है। तुरंत हमारे वनकर्मी वहां साइट पर पहुंचे हैं और मुआवजा का जो राशि भुगतान किए जाने हैं उससे संबंधित फॉर्म बांटे हैं और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए भी हम लोग हैंड होल्ड कर रहे हैं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ज्वार झारखंड में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।